ये आज मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर के अलग अलग फॉर्मूले लेकर आया हूँ आपके लिए, जिससे कि जो आपका बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षा है, जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है जो नज़दीकी है बिल्कुल, जिसमें 10th क्लास मैथ का जो पेपर होगा, उसके लिए आपको जो है सारे के सारे जो है ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं, जो सूत्र दिए गए हैं, उनको अगर याद कर लोगे तो आपको पेपर करने में आसानी होगी। एक ही वीडियो में सारे के सारे फॉर्मूले हैं, हर चैप्टर के फॉर्मूले इसमें मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये चैप्टर 7 हुआ, ये चैप्टर 6 हुआ, सबके फॉर्मूले आपको मिलेंगे। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से जो स्टार्ट करेंगे, एक एक फॉर्मूला हम देखेंगे कि चैप्टर 1 का क्या फॉर्मूला है और चैप्टर 2 का क्या फॉर्मूला है। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 1, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, इसको याद कर लेना बिल्कुल। ये सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय है और ये जो रूट में दे रखी है ये सब क्या है, अपरिमेय। बल्कि अगर √1, √4, √9 अगर ये दे दी जाए तो ये है रेशनल, ये इरेशनल नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। इसका क्या आएगा, 1 आएगा, इसका क्या आएगा, 2 आएगा, और इसका क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। ओके, तो ये है, इसको लर्न करना है सबको। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे 3 पे। यह हर में, यदि हर में मतलब डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n की अगर फॉर्म दी गई है, जैसे अंश बटे हर होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर होता है और यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर क्या, m, 2 की पावर कुछ भी हो सकता है और m की पावर कुछ भी हो सकता है, अगर हर में ये है बस ये, तो वो कहलाएगा शांत। शांत का मतलब टर्मिनेट। ओके, ये परिमेय संख्या ही होता है, मतलब रेशनल नंबर ही होता है। मतलब इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर हर में ये दिखाई दे जाए तो वो कहलाएगा शांत हमारा। और अगर हर में ये नहीं बना, मान लिया 3 आ गया हर में या 7 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 पे आओ। देखो चैप्टर नंबर 2 पे आपको क्या करना है, ax² + bx + c = 0, मतलब पोलिनोमियल का चैप्टर है। पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d भी हो सकता है, ax + b भी हो सकता है। मतलब ये 2 पदीय है, ये कितने पदीय है, 1 2 3 4, इसमें 4 पद है, इसमें कितने हैं, 3 पद। ठीक है, इसमें कितने हैं, 3 पद। ax² + bx + c, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने बराबर 0 कर दिया तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका मूलों का योगफल क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, जिन्हें अल्फा और बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, यानी कि अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, और मूलों से बनी जो द्विघात समीकरण होगी वो होगी ये x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगर हमें 2 मूल दे दिए अल्फा और बीटा, तो उनसे हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूले देख लो सारे जितने भी इसमें यूज हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, पहला ये, दूसरा ये। इसमें हम a1 और a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली कंडीशन क्या होगी, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी में कहेंगे अद्वितीय। ठीक है, प्रतिच्छेद लाइन भी कह सकते हैं, प्रतिच्छेद, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करेंगे, या इनके संगत हल भी हो सकते हैं, मतलब कोइंसिडेंस। ठीक है, कोइंसिडेंस सॉल्यूशन, और ये इंटरसेक्ट लाइन भी होगी और यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, मतलब यही कंडीशन तीनों को सेटिस्फाई करेगी। ओके, चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ये देखो, दूसरा और तीसरा एक साथ है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, नो सॉल्यूशन लिखना है। अगर तीनों बराबर आ गए, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो उसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 के 2 के और 1 के हैं। ठीक है, समझ में आगे बात। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर हमारा ये है, 1 मिनट, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 के बीच में हो गए हैं, 4 के आगे हैं, इसमें 4 के इसमें आ गया। चैप्टर नंबर 6 के देख लो पहले, चैप्टर नंबर 6 के देखो, चैप्टर 6 के हैं, चैप्टर नंबर 5 के भी हैं, 6 के भी हैं, 4 के, सभी के हैं, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में देखो। ठीक है, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, समरूप त्रिभुजों की कंडीशन क्या होती है, तो संगत कोण बराबर होंगे। पहला तो कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल,
सबसे पहली बात, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे समरूप होने के लिए, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, सेम होगा, संगत भुजाओं का अनुपात सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मतलब रेशो सेम होगा और संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। आगे चलो इसी पे चलते हैं, इसी चैप्टर पे, पहले इसी के फॉर्मूले देखेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कंडीशन है, मतलब जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा है पी क्यू आर, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। तो देखो ये साइड और इस साइड का रेशो, ये साइड और इस साइड का रेशो, ये साइड और इस साइड का रेशो सेम आना चाहिए, तब क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर का ये साइन होता है, सिमिलर का इस तरीके से ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ओके। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है, अगर हम दोनों त्रिभुजों के एरिया को, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपस में डिवाइड कर दो तो ये किसके बराबर आएगा, इनकी भुजाएं जो है ना, ये जैसे इसकी भुजा ए बी है, इसकी है पी क्यू, ठीक है, इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आएगा, ठीक है। कोई सी भी भुजा का अनुपात ले सकते हैं हम, या तो इसका और इसका ले लो, या इसका और इसका ले लो, या इसका और इसका ले लो, और उसका स्क्वायर कर दो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, ठीक है, पहली कंडीशन, ठीक, इसको याद रखना है। इसके बाद सामने देखो, अगर मान लिया, देखो एक चीज़ और देखो, इसमें ये है एम, एम क्या है यहाँ पे, माध्यिका, क्या है ये, माध्यिका है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है इसको, ठीक, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ये इसको लंब कह लो, ये क्या है, लंब है एक तरह से। पी एन क्या है, ये भी इस पर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, इस परपेंडिकुलर के ए एम बटे पी एन के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ये भी फॉर्मूला होता है, आपसे जो है पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में, सिद्ध नहीं करवाएगा, इतने बड़े क्वेश्चन सिद्ध नहीं करवाएगा, केवल क्वेश्चन में दे सकता है या फिर एमसीक्यू टाइप में, ओके। छठे चैप्टर पे चलते हैं, थेल्स थ्योरम पे। अब थेल्स थ्योरम आती है, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम में ये होता है कि अगर हमें एक ट्रायंगल दे दिया एबीसी, हमें क्या दे दिया, एक ट्रायंगल एबीसी दे दिया, एबीसी और एक साइड हमारी बीसी मान लिया, तो बीसी के पैरेलल है मान लिया डी, वो देगा इस कंडीशन को। तो अगर डी इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल मतलब समांतर है, तो एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर किसके होगा, ए ई बटे ईसी के, ए ई बटे ईसी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी, इसे कहते हैं थेल्स थ्योरम। ये ऐसे भी हो सकता है, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला इसका ये भी बन सकता है, मैं चित्र को दिखा के रखूँगा आपको, ये रहा, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ से हाँ, ए बी बटे ए डी, देखो पूरी साइड ले ली, ए बी बटे में क्या हुआ, ए डी बटे में क्या हुआ, ए डी, ठीक है, बराबर बी सी, ये पैरेलल लाइन बड़े वाली और ये छोटे वाली, ठीक है। अगर मान लिया हमें क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि हमें ए डी दे रखा है एक्स और डी भी दे रखा है, मान लिया हमें 3, ए ही हमें नहीं दे रखा, ना ईसी दे रखा, और ये जो पैरेलल लाइन्स हैं आपस में, इनकी ये साइड दी हुई है, तो उनके लिए फॉर्मूला देखो ये लगेगा, ठीक है, ये अप्लाई करना है, ध्यान रहे क्वेश्चन आएगा इस पर जरूर, और क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है, या तो इस पर आएगा क्वेश्चन या फिर इस पर तो जरूर आता ही आता है, ठीक है। थेल्स थ्योरम पहले, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ओके। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के सारे फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर 7 हो गए, पहले 5 चैप्टर चलेंगे, इसके पहले 4 चैप्टर के देखो, 4 चैप्टर के छूट गए थे, ये रहा 4 चैप्टर, ये है हमारा 4 चैप्टर। तो 4 चैप्टर में क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है इसलिए इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, मतलब द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसमें सबसे पहले तो तुम्हें व्युत्क्रम कर का सूत्र याद करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। इसकी 3 कंडीशन है, अगर डी बड़ा होगा 0 से, मतलब अगर पॉजिटिव आ जाए वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सोल्व करने के बाद अगर पॉजिटिव आ जाए तो कैसे सोल्यूशन होंगे, रियल सोल्यूशन होंगे, ओके, वास्तविक हल होंगे। उसके बाद अगर डी बराबर 0 आ जाए, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, दोनों क्या होंगे, रूट सेम होंगे, अल्फा भी और बीटा भी समान वैल्यू आएंगे। अगर एक 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1 ही आएगा, ओके। अगर डी लेस देन 0, अगर डी 0 से कम हुआ तो नो रियल रूट होंगे, ठीक है, नो रियल रूट, नंबर मतलब नो रियल, उसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक हल उसका
नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना बच्चों चैनल को। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना कि हमें जो है ये फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के चल रहे हैं, तीनों कंडीशन लर्न कर रहे हैं। इस कंडीशन पे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो अगर डी लेस देन जीरो का क्या मतलब, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, अगर ये निगेटिव आती है तो कोई वास्तविक मतलब वास्तविक हल नहीं होगा, या फिर अधिकल्पित हल होंगे, या फिर काल्पनिक हल होंगे। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी, और अधिकल्पित का और वास्तविक हल नहीं का मतलब होता है नो रियल रूट। ओके, इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र को याद रखोगे यदि x में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे इस टाइप की, जैसे मान लिया 3x² प्लस 4x प्लस 3 दे दिया, इस तरीके से दे दिया बराबर में 0, तो यहाँ पे ये a है, ये क्या है 4b और ये है 3c। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम ऐसे निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। ये है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर इक्वेशन y में दे रखी हो तो y के इक्वल हो जाएगा, अगर इक्वेशन t में दे रखी हो तो ये t के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें भी जो भी चर होगा, चर x हो, y हो, z हो, p हो, q हो, r हो, इस तरीके से अगर चर में दे रखा तो उसी के इक्वल हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेंगे। ओके, और अगर हमें मूलों का योगफल निकालना है तो मूलों का योगफल कैसे निकलेगा बच्चों, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। और अगर हमें मूल दे दिया, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, तो हमें बनानी है इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे और अल्फा बीटा निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ करके इस इक्वेशन में रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ओके, इसमें रख देंगे, बराबर में 0 कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 5 में हमें जो फॉर्मूले देखने हैं 3 से 4 फॉर्मूले देखने हैं, बस ज़्यादा नहीं देखने इसमें। ठीक है, सबसे पहले एपी क्या होता है, अगर नंबर हो ये 1 2 3 4, इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए। 2 से 1 को घटाएंगे 1 आएगा, 3 से 2 को घटाएंगे 1 आएगा, 4 से 3 को घटाएंगे तो भी क्या आएगा 1 1 1 आएगा। तो ये क्या होगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 1। ठीक है, और जो ये है फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए। ए तो है फर्स्ट टर्म, एन है पदों की संख्या और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए या एल बराबर, ये लास्ट टर्म होती है, इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला इसका ये हुआ s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला, ये है सम का। अगर n पदों का सम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर हमें मान लिया फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है और सम पूछे तो s बराबर n/2 a प्लस l लगेगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 2 और लास्ट टर्म हमारी 12, ये हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो और n कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पद है, n की जगह 6 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं बस आपको, 3 और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। ठीक है, छठा मैंने तुम्हें करवाई दिया ट्रायंगल की जो समरूपता वाला है, सिमिलरिटी वाला। ठीक है, अब 7वें पाओ। 7वें में क्या कह रहा है, 7वां चैप्टर में देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 7वें चैप्टर का नाम। रिप्रेजेंटेशन देख लो पहले, देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारी एक्स डैश एक्सिस, इधर प्लस वैल्यू चलेंगी एक्स की, इधर माइनस वैल्यू चलेंगे वाई की, इधर प्लस और इधर नीचे चलेंगी माइनस। ठीक है, यहाँ हमारा मूल बिंदु होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ये होता है 0,0। ये भी याद रखना, पूछ लेता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, वो होते हैं 0 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है। ठीक है, ये थर्ड होता है और ये होता है 4। ठीक है, ये तो पता ही है। ठीक है, अगर इतना पता है तो देखो ध्यान से, इसमें होता है x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू भी प्लस, इसमें x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू प्लस, इसमें x और y दोनों की माइनस माइनस होंगी और इसमें होंगी x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस। कैसे, जैसे 3 और 5 है माइनस का, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, 3 देखो प्लस का है और 5 है माइनस का, तो इसका मतलब प्लस और माइनस ये फोर्थ में आ गया। किस में आ गया, फोर्थ में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारे 2 होते हैं। सेक्शन फार्मूला कितने होते हैं, 2। देखो ध्यान से, मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए है और एक है पॉइंट बी। ए के निर्देशांक हमारे x1 y1 है और बी के हैं x2 y2। ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन पे एक पॉइंट है कहीं सी, उसके निर्देशांक मान लिया x और y, और ये जो सी पॉइंट है इसको m1 और m2 में डिवाइड कर देता है, मतलब ये पार्ट m1 है, ये पार्ट m2 है। ठीक है, ये रेशो हो गया, रेशो कितना दे दिया हमें, m1 रेशो m2 दे दिया।
ठीक है। तो उसका जो ये होगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अंतः विभाजन, इसको क्या बोलेंगे हम, अंतः विभाजन बोलेंगे। ठीक है, और ये बाह्य विभाजन क्या होता है, मतलब बाह्य विभाजन में क्या आएगा हमारा, माइनस आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखो, ये है हमारा बाह्य विभाजन, इसमें प्लस आया था बीच में, इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, बाकी फॉर्मूला सारा वही है। ठीक है, दो फॉर्मूला हो गए। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 दे रखा है, ठीक है, दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 भी हो सकता है और ये y2 माइनस y1 भी हो सकता है, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, ध्यान रहे। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं तो मिड पॉइंट कैसे नहीं, जैसे नंबर लाइन है, ये एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट दे दिया हमें ये, तो बीच का पॉइंट निकालना है हमें c। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये फॉर्मूले बेटा याद होने बहुत जरूरी है, अगर ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं आपके, तो आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाने की। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन, ये मान लिया आपको ये याद ना हुए, तो फिर कैसे कर लोगे बताओ, वहाँ तो हर क्वेश्चन में जो है फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूले जरूरी है, याद करने सभी बच्चों को जरूरी है। और वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर कर दो अपने दोस्तों में कि हाँ ये वीडियो है भाई, काम की वीडियो है बिल्कुल। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, d इक्वल टू 2r, यहाँ पे देखो ये है सर्किल। सर्किल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सर्किल दिया हुआ है यहाँ, सर्किल की रेडियस क्या होती है, r होती है। ओके, सर्किल की रेडियस क्या होती है, r से रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब सर्किल में आपको ये भी देखना है, देखो एक सर्किल है, ये सर्किल बाहर कोई एक पॉइंट है, सर्किल के बाहर क्या है, एक पॉइंट, ये है सेंटर, और एक पॉइंट बाहर के एक पॉइंट से जो है दो टेंजेंट रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, दो टेंजेंट, ये याद रखना कि ये जो दोनों टेंजेंट है PQB और PRB दोनों बराबर होते हैं, पहली बात ये ध्यान रखें आपको, दोनों बराबर होती है, ये टेंजेंट होती है। बाहरी पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, और दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, पहली बात। यहाँ पे देखो ये है रेडियस, रेडियस और जहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है Q, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब PQO, देखिए PQO, ठीक है, और PRO, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो इसका मतलब दोनों बराबर हुए, ये 90 होता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन को सोल्व करने में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूँ आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में लगते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये थ्योरम लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो यहाँ से हम हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये वाली थ्योरम लगती है, इसको ध्यान रखेंगे, ये कई चैप्टर में यूज होगी आपके। ठीक है, कहीं भी यूज हो सकती है, ये सर्किल वाले चैप्टर में तो यूज होगी, ट्रायंगल वाले चैप्टर में भी यूज होगी, और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें भी यूज होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइए इधर, हाँ ये रहा, ये हमारा 10 चैप्टर हो गया ना। हाँ, चैप्टर नंबर 10 के ही ये इधर है, देखो 7 पॉइंट है यहाँ, देखो चैप्टर नंबर 7, वृत्त के बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, जो बाहर पॉइंट होगा ये मैंने बता ही दिया, बाहर पॉइंट है, इससे जो है दो टेंजेंट ही ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, एक सर्किल पर अनंत टेंजेंट खींची जा सकती है, मतलब एक सर्किल है, सर्किल पर कहीं से भी किधर से भी टेंजेंट खींच दो ये, तो यहाँ ये टेंजेंट जो खींचे जाएंगे ये तो इन्फिनिटी हो सकती है, अनंत हो सकती है, कितनी भी खींची जा सकती है। ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, इसके बाद ये पॉइंट याद रखने हैं आपको, ये पॉइंट आएंगे MCQ टाइप में आ सकते हैं। कोई भी स्पर्श रेखी, कोई भी स्पर्श मतलब टेंजेंट जो होती है सर्किल को ओनली एक पॉइंट पर ही टच करेगी, मतलब ये है हमारा सर्किल, ये सेंटर हुआ, कोई इस टेंजेंट जा रही है तो वो एक ही बिंदु पर टच करेगी, अगर वो दो बिंदु पर टच नहीं कर सकती, अगर दो बिंदु से केवल काट सकती है। एक जो लाइन होती है, ये लाइन L है, ये एक सर्किल को कितने बिंदु पर काट सकती है, लगभग दो बिंदु पर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिंदु पर कट करेगी, दो पर, एक A और एक ये B पर कट सकती है, मतलब छेदक रेखा बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, जो सर्किल के आर पार हो जाए, आर पार हो जाए वो होती है इंटरसेक्ट लाइन, मतलब छेदक रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आता है, हमारा ये 11वां चैप्टर आ गया, इसके बाद 8वां चैप्टर आना था, लेकिन 8वां चैप्टर शायद नीचे है,
तो कोई बात नहीं। अब 11वें चैप्टर के देख लो। 8वां चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, उसके भी दिए गए हैं। इसमें नीचे हैं वृत्तों से रिलेटेड क्षेत्रफल। वृत्तों से रिलेटेड जो क्षेत्रफल होता है मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ओके, जो त्रिज्यखंड है यानी कि सेक्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेक्टर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये सर्किल है, ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ पे कितना है थीटा, तो ये सारा क्या है, ये क्या आएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कहलाएगा, इसको कहते हैं सेक्टर। ओके, इसका एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, परिमाप सर्कमफेरेंस ऑफ सेंटर। सर्कमफेरेंस अगर निकलवाने लगे, अगर सर्कमफेरेंस निकलवाए किसका, सेक्टर का, तो 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर आएगा। फिर क्या आएगा, 2 पाई आर, और 2r पहले आएगा। ओके, इसके बाद हम चलते हैं लघु वृत्तखंड पे। लघु वृत्तखंड क्या होगा, मतलब माइनर सेगमेंट। अब आते हैं सेगमेंट पे, वो तो त्रिज्यखंड था, ये परिमाप हो गया। ये लघु वृत्तखंड का देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड कौन सा होता है, जैसे ये सर्किल है, यहाँ से ये त्रिज्यखंड बना लिया और यहाँ से इसको मिला दो ए बी, तो जो ए और बी के बीच का जो पार्ट है, ए एक्स बी के जो बीच का जो पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा है सेगमेंट। ओके, ये माइनर है, और मेजर कौन सा हुआ, मेजर हुआ हमारा सारा ये मेजर बोला जाएगा। मेजर मतलब बड़ा, दीर्घ, समझ गए। तो दीर्घ का भी है इसमें, दीर्घ का मैं बता रहा हूँ, लघु का ये होगा और दीर्घ का ये। इससे बाहर अगर क्वेश्चन चला जाए तो देख लेना, बिल्कुल इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 और ये पाई आर स्क्वायर। ओके, पूरे क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेजर का आ जाएगा। देखो पूरा है ये, इसमें से हमने त्रिज्यखंड का कर दिया माइनस, तो क्या बचा, ये बचा ना वृत्तखंड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट होता है सर्किल है, जैसे सर्किल है तो इसमें 4 हिस्से कर दूं, तो ये पहले से क्या है, क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे तो क्वाड्रेंट का अगर निकलवाए तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ 90 है, तो 90 से इसको भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पाई स्क्वायर बटे 4, ये इसका 1/4 है ना, पूरे का 1/4 है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर करें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यदि इसके एक पार्ट का क्षेत्रफल देखें तो चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो 4 हो जाएगा। समझ गए, अगर 2 का पूछेगा तो बटे में 2 आ जाएगा, 3 का पूछेगा तो 3 आ जाएगा, 3/4। समझ गए, 3/4, और इसका क्या आ जाएगा 1/2। अगर इन तीनों को पूछेगा तो 3/4। ठीक है, 3/4 पाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है आठवां चैप्टर में, देखो इसके सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ओके, 6 होते हैं, कितने होते हैं, केवल 6। अब इनकी जो वैल्यू है, देखो भुजाओं के आधार पर हम अलग फॉर्मूले बताते हैं और कोणों के आधार पर अलग बताते हैं। मतलब जो साइड्स है, साइड्स के बेस पर से अलग फॉर्मूले होते हैं और एंगल के बेस पर अलग फॉर्मूले होते हैं। कैसे, एल अपॉन के, ये लाल बटे काका है, ये है लाल बटे काका, तो एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, यहाँ पे के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। या फिर इंग्लिश वाले ऐसे कर सकते हैं, पी बी पी बटे एच एच एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनस, इससे भी किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ एक बार, भुजाओं के आधार पर बता देता हूँ, इसको ध्यान रखना है आपको। भुजाओं के आधार पर क्या होगा, ठीक है, ये साइड के बेस पर है, बेस ऑफ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उनके जो फॉर्मूले होते हैं किस पे लागू होते हैं, ये होते हैं हमारे किस पर, समकोण त्रिभुज पर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होते हैं। ओके, तो यहाँ देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच लिखना था ये। ओके, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, ये हमारा है आधार, ये है लंब, ये साइड, और ये है हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा बेस अपॉन, और ये क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे सेक थीटा, उसमें फॉर्मूले में से देख के आप जो है इन्हें निकाल सकते हो, सेक, और ये हो गया कोसेक, मतलब कर्ण बटे लंब। ओके, अब है हमारा देखो भुजाओं के आधार, उसके कोणों के आधार पर, देखो टेन थीटा होता है साइन बटे कोस, और कोट होता है इसका उल्टा,
कोस बटे साइन, ठीक है। टेन कोट का उल्टा होता है, 1/कोस होता है सेक, 1/कोस थीटा सेक थीटा होता है। ये सारे फॉर्मूले अगर याद कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कहीं भी आपसे बाहर नहीं जाने का, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो भैया देखो आपके ऊपर बात है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। ये तो कम ही यूज होता है लेकिन याद रख लेना, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। छठा होता है, यहाँ पे देखो छठे में छठा होता है 1+tan² थीटा। ये सर्वसमीका है, आइडेंटिटी ये 1+tan² थीटा इक्वल टू होता है sec² थीटा, 1+cot² थीटा होता है इक्वल टू cosec² थीटा, ठीक है। और इसके बाद sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है हमारा 1, ठीक है। ये याद रखना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। अब थीटा की जगह a लगा दो, p लगा दो, q लगा दो, r लगा दो, कुछ भी लगा दो, आपको थीटा का मतलब होता है एंगल, थीटा का मतलब एंगल होता है, ठीक है। ये यहाँ आ गए, ठीक। ये रहे 1+tan² थीटा, 1+cot² थीटा और sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। ओके, चलते हैं हम आगे। आगे देखिए, अभी इसके ऊपर और भी है, इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको याद रख लेना, पेपर में इनसे बाहर नहीं आएगी वैल्यू बिल्कुल भी 10th क्लास के लिए। तो sin थीटा sin 30 1/2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, tan 45 cot 45 1 होता है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, sin 0 0 होता है। ओके, इसके बाद cos 0 1 होता है, tan 90 अनंत होता है, cosec 30 2 होता है, sec 30 2/√3 होता है। ओके, ठीक है। तो ये है हमारे, ठीक। अब आगे आगे आओ यहाँ पे, ये हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हमारे दो ही फॉर्मूले यूज होंगे। देखो भैया, या तो हम किसी भी चीज़ को, देखो आंख की क्षैतिज रेखा है, हम सीधे देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे ऐसे, इसे बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब अगर हम किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम, तो यहाँ एक एंगल ना बन गया। अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एक एंगल बनेगा जिससे कहते हैं हम उन्नयन कोण, ठीक है। और अगर हम नीचे देख रहे हैं तो भी एक एंगल क्रिएट हुआ, तब कहेंगे उसको अवनमन कोण। समझ गए? या तो हम ऊपर देखेंगे या हम नीचे देखेंगे, क्षैतिज रेखा से अलग, या तो हम ऊपर देखते हैं या फिर नीचे देखते हैं। नीचे कौन बनेगा? अवनमन, ऊपर कौन बनेगा? उन्नयन। ओके, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ चैप्टर 9 में जितने भी क्वेश्चन है उनमें कौन सा ट्रायंगल यूज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा। इसके लिए आपको एक तो tan थीटा, एक sin थीटा और एक cos थीटा, बस ये तीन याद रखनी है। ये लाल बटे काका से आप कर सकते हो, लाल बटे काका, ठीक है। यहाँ से या ये हमारा PBP/HHP, इससे भी कर सकते हो। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, वो सॉरी tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी पे क्वेश्चन आएगा। देखो लंब ये है, आधार ये है, ठीक है। तो इस पे ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें चैप्टर में जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद चैप्टर नंबर हमारा 12 आता है। चैप्टर 12 में देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। सबसे पहला है घन। देखो इसमें जो है 4-5 है, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, सारे हैं, फ्रस्टम, सबके फॉर्मूले एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ये है संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6a²। ये क्यूब से बनता है, मतलब ये बनता है वर्ग से। किससे बनता है? वर्ग से, मतलब स्क्वायर से बनता है हमारा क्यूब, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। स्क्वायर से क्या बनता है? 2 स्क्वायर मिलेंगे तो एक क्यूब तैयार हो जाएगा, इस टाइप से। ये है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ऊपर नीचे का एरिया छोड़ दो, बाकी सारा एरिया 4πr²। घन का विकर्ण होता है √3 गुना साइड, यानी कि भुजा। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, मतलब एक ही क्यूब। ए है हमारी क्या है? घन की साइड है। ओके, इसके बाद यहाँ घनाभ भी देख लो, साथ साथ क्यूबॉइड होता है, ये बनता है रेक्टेंगल से। किससे बनता है? रेक्टेंगल से, ध्यान रहेगा। ये क्यूब से बनता है और ये किससे बनता है? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल मतलब आयत, रेक्टेंगल मतलब आयत, क्यूब मतलब घन, क्यूब मतलब घन। यहाँ पे देखो टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL होता है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 × L + B × H। ओके, इसमें जो है टॉप फेस और बॉटम फेस को छोड़ दिया जाता है, बाकी जो 4 फेस बचते हैं उनका एरिया है ये। ओके, उसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे माचिस हुई, ईंट हुई, ये सब क्या है? ये क्या है? हमारे घनाभ, ठीक है। और जो डाइस हुआ, पासा हुआ, वो क्या है? हमारा घन है एक तरह से। घनाभ का आयतन क्या होता है? L × B × H। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? L² + B² + H²। L क्या है? लेंथ, B क्या है? ब्रेथ और H क्या है? हाइट।
ओके, एल बी एच, इसकी जो है सब साइड बराबर होती हैं, ए ये सब बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पे ए यूज़ हुआ है। ओके, साइड साइड क्या होती है इसकी सेम, इसकी साइड अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी अलग अलग होती है। ठीक है, अगर ये सेम हुई तो इसका मतलब ये क्यूब बन जाएगा। ये 4 फॉर्मूले हैं इसके बच्चों, इनको लर्न कर लेना। ओके, एग्जाम में इस वीडियो को देख के जाना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, और इसको जो है अभी से ही जो है 1-2 बार देख लोगे तो सारे फॉर्मूले रट जाएंगे। कौन? शंकु, हैप्पी बर्थडे वाली जो कैप होती है उस तरीके का, या तंबू वगैरह लगे रहते हैं इस तरीके के, तो ये होता है कोण हमारा। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सी एस से कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये होता है ऊपर वाला टॉप, बस ये नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे इसका, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला भी आ जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। और तिर्यक ऊंचाई होती है इसकी एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? ध्यान से देखो, ये हमारा कोण बन गया, तो ये जो ये ऊंचाई है यहाँ पे, ये एक तो ऊंचाई ये होगी, ये तो हाइट होगी शंकु की, ये होगी तिर्यक ऊंचाई, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। ओके, स्लैंट हाइट एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे आते हैं हम बेलन सिलेंडर। अब आते हैं हम सिलेंडर पे, ध्यान से समझते रहो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले कवर हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बेलन, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा ये, मतलब इसके चारों तरफ जो है हम पुताई कर दें, ऊपर का हिस्सा छोड़ दें, नीचे का हिस्सा छोड़ दें, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इधर वाला पार्ट, ये तो बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया। इसके बाद आते हैं हम गोले पे। गोला हमारा स्फीयर, स्फीयर होता है, देखो एक तो होता है वृत्त, एक होता है गोला। गोले का वृत्त का सेंटर फिक्स होता है, वृत्त का सेंटर क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन गोले में सेंटर कहीं भी बनाया जा सकता है, ये इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका सेंटर फिक्स होता है, इसका सेंटर फिक्स नहीं होता, कहीं भी बनाया जा सकता है। ओके, बाकी यहाँ देखो गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ, एक सांस पढ़ाते इसलिए जा रहा हूँ, आपके पेपर नज़दीक है, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ सके और आप जो है जल्दी से जल्दी इनको याद कर सकें। ठीक है, हंसी मजाक का टाइम नहीं है बच्चों। ठीक है, इसके बाद छठा है अर्धगोला, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर क्या होता है? देखो इस तरीके से यहाँ पे, अरे तुम्हारे घर में जो कटोरे वगैरह होते हैं वो सब क्या है? हेमिस्फीयर तो है वो। ठीक है, इसमें पानी भर दो लो, ये क्या हुआ? हेमिस्फीयर। ओके, अगर इसे ठोस, ये लेकिन ठोस, ये सॉलिड होता है, क्या होता है? सॉलिड, खोखला नहीं, सॉलिड हो गया ये। ओके, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है 3 पाई आर स्क्वायर पे। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, किसका? अर्धगोले का, आधे गोले का, हेमिस्फीयर का। ओके, चलते हैं आगे। शंकु का चिन्ह देख लो भाई। एक बात बताओ, हमने मान लिया हमारे पास क्या है, एक ये है हमारे पास एक शंकु है, ये है हमारे पास कोण। अब हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, जब हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो ये अलग पार्ट नहीं बन गया क्या? एक तरह से बाल्टी का रूप नहीं ले लिया इसने, तो ये बाल्टी क्या हुई हमारी? ये है छिन्नक, मतलब शंकु का छिन्नक, मतलब फ्रस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका आयतन देखो, आयतन होता है 1/3 पाई। इसकी 2 रेडियस होती हैं, पहले ये समझो, इसकी जो है 2 रेडियस होती हैं, R1 और R2। यहाँ पे देखो, ये काटने के बाद ये फ्रस्टम तैयार होगा, ऊपर की रेडियस यहाँ से यहाँ तक R1 हुई, नीचे की हुई R2। ओके, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, प्लस में है प्लस R1 R2 इंटू में H, इसकी हाइट भी होती है ये। ओके, दूसरा कर्व सरफेस एरिया 2L, ये है पाई एल, सॉरी पाई एल R1 प्लस R2। उसका शंकु का क्या होता है? पाई आर एल होता है, बस यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, इनमें से भी फॉर्मूला आ सकता है बच्चों, ध्यान से देख कर जाना है इसको भी। ओके, चलिए इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में देखिए d = 2r, ये होता है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास d बराबर 2r। अगर हमें r निकालना हो तो व्यास का आधा कर देंगे, व्यास का आधा कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा? रेडियस आ जाएगा, मतलब त्रिज्या आ जाएगी। ओके, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, मान लिया एक अर्धगोला है, उसके ऊपर कोण भी है। ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर एल, ये तो शंकु का लगा दो, और 2 पाई आर स्क्वायर इसका लगा दो। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी दोनों सेम होंगे, क्योंकि अगर इस तरीके का अगर हमें कोई आकृति दी जाए तो हम कितने पार्ट पर पेंट कर सकते हैं, तो पेंट से समझ लिया करो। अब मान लिया हम इसमें पेंट करने लगे तो सारे पे पेंट करना पड़ेगा ना इस पर, ऐसे क्यों भैया? जब सारे पे पेंट करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ ये हुआ कि पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला
करेंगे और नीचे वाले पे करेंगे, बीच वाले पे तो कहीं पेंट होने का ही नहीं क्योंकि वो तो ढका हुआ है। ओके, चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 13। अब देखो हम लास्ट तक पहुंचने वाले हैं, बस आप जो है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वीडियो पर बने रहें। चैप्टर 13 क्या कह रहा है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स नाम है इसका, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन भर भर के आएंगे भाई, इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आएगा 100%, इसको ध्यान रखना है। मीन, माध्य क्या होता है, माध्य का देखो पहला फॉर्मूला ये होता है सिग्मा xi अपॉन n। ये जब हमें सिंपल 1 2 4 6 7 इस तरीके से हमें डाटा दिया गया हो, ठीक है, इस तरीके से, इसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमें क्लासिफिकेशन डाटा के रूप में दिया गया हो तो इस तरीके से, मतलब 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके से दिया ना, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा, अगर इससे आता है कल्पित माध्य विधि बोलते हैं इसको, x बार इक्वल टू a प्लस एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ओके, जहाँ पर डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या होता है मिड जो माध्यमान होता है इसका, जो माध्यमान होता है, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स आई निकालते हैं ना, तो एक्स आई होता है 10 और 0 को जोड़कर आधा कर दो 5 आ जाएगा, 20 और 10 को जोड़कर आधा कर दो कितना आ जाएगा 15। तो ये एक्स आई है, ये x1 है, ये x2 है, इसे एक्स आई लिखते हैं, ठीक है। और डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई में से ए घटा के डी आई आता है, ठीक है। ये सब जो है जब क्वेश्चन कराएंगे तब पता लग जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद है पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। देखो पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो ये पूछेगा कि मीन निकाल दो बस, अब मीन जो है आप किसी भी मेथड से निकालो, वो आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। लेकिन अगर उसने स्टेप डेविएशन मेथड से कहा तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाना पड़ेगा, कल्पित माध्य से कहा तो कल्पित माध्य वाला लगाना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। तो इसमें ए क्या होता है, ए होता है बीच वाला और बड़ा, बीच वाला और बड़ा। अगर हमें 5 टर्म दे रखी हैं 1 2 3 4 5, तो हम बीच वाला ले लेंगे, ठीक है। अगर हमें मान लिया 6 टर्म दे दी 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म में से जो बीच वाले 2 हैं ना, उनमें से जो बड़ा है उसको ए मानना पड़ेगा, उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, समझ गए। तो ऐसे करना है, ए को ए मान के तब क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये है पग विचलन विधि, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला ये यूज होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम किस पर, माध्यिका पे। माध्यिका, यहाँ देखो माध्यिका को हम यहाँ से समझाते हैं, मीडियन, ये है हमारा मीडियन। यहाँ पे देखो सबसे पहले, अब देखो क्लास इंटरवल, क्लास मार्क कैसे निकालोगे, क्लास मार्क कैसे निकालोगे, जैसे हमें कुछ डाटा दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्लास मार्क बताओ, तो क्लास मार्क में मतलब लोअर प्लस अपर बाई 2, मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा क्या है हमारी 10, उच्च सीमा कितनी है हमारी, जैसे इसका उच्च सीमा कितनी है हमारी, उच्च सीमा है हमारी इसमें 40, मान लिया 40 है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, जोड़ करके आधा कर दो तो 40 10 50 25 आ गया इसका, ठीक है। इस तरीके से हम क्लास मार्क निकालते हैं, ध्यान रखना क्लास मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 नंबर में, ठीक। उसके बाद अगर मान लिया रेंज निकलवाने के लिए बोले, क्या रेंज निकलवाने, तो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर जो भी इसमें दिया, बड़े में से छोटा घटा दो, वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, वो क्या निकल के आ जाएगी, इसकी रेंज निकल के आ जाएगी बच्चों, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब हम ये पेन जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इससे बोरिंग महसूस हो रही है हमें, ठीक है। पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कलर का कर लेते हैं, ओके। चलिए ये हो गया रेड कलर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम आगे। देखो यहाँ पे है माध्यिका, इसके बाद है मीडियन। देखो ध्यान से भैया, आरोही क्रम में सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डाटा को, जैसे 2 3 4 5 इस तरीके से जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर देखो समय है विषम, अगर सम है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, अगर सम आया हमारा, मान लिया हमारे गिनने के बाद जो है सम आ गया, मान लिया ये 1 2 3 4 5 यहाँ 9 और कर लो 6 आ गया, सम आ गया, तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। और अगर विषम आया, मान लिया ये आ जाता 7, एक और बढ़ा दो, ये ऐसे हटा दो, कितना आ गया 5 आ गया, विषम है, तो विषम में मतलब ओड नंबर है, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा ये मीडियन ऐसे निकलेगी, ओके। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं मीडियन, 2 टाइप तो इससे बनते हैं, एक टाइप तो ये हो गया, और दूसरा टाइप यहाँ देखो, दूसरा टाइप बनेगा इससे मीडियन। क्लासिफिकेशन डाटा जो दिया रहेगा मैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से
30, इस तरीके से जो हमें दिया रहेगा, ठीक है, तो उससे हम ये लगाएंगे फॉर्मूला m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू में h, ये फॉर्मूला लगेगा। h क्या है, डिफरेंस होता है, जैसे 10 से 20 है तो इसमें डिफरेंस h आ गया, h बराबर कितना आ गया हमारा 10, समझ गए, ये h होता है। अब आता है बहुलक, बहुलक को कहते हैं मोड, क्या कहेंगे, मोड, बहुलक को कहेंगे मोड। तो मोड इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब इसमें क्या होता है, देखो हमें मान लिया डाटा दे दे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और यहाँ पे दे दिए इनकी ये कितनी बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है, ये 7 बार आ रहा है, तो ये 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मोड, मोड इंटरवल, मोड इंटरवल कहेंगे। तो ये क्या है, 7 क्या है हमारा f0, ठीक है, 7 से ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा f1 और 7 से नीचे वाला हो जाएगा हमारा f2, और जो डिफरेंस आया इनमें वो हो जाएगा 10 डिफरेंस हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये l, मतलब इसके अंदर गए हम 7 के अंदर, तो साल पहले शुरू में क्या लिखा गया 10, तो ये हो जाएगा l की वैल्यू, ओके, ये क्या हो जाएगा, l की वैल्यू हो जाएगा बच्चों, समझ गए, ये l हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे तो क्वेश्चन 100% बनेगा ही आपका, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये है मोड, मीडियन और मीन में रिलेशन, समझ गए। बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 मीन, इसको याद रखना जरूर, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती है केवल, माध्य, बहुलक और माध्यिका, मीन, मोड, मीडियन, ये याद रखना। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की कितनी माप होते हैं, तो केवल 3 होती हैं, माध्य, बहुलक और माध्यिका, मतलब मीन, मोड, मीडियन, ओके। इसके बाद आगे यहाँ मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ इसे देखो, राइट वाले पार्ट को देखो, ए क्या है, एक्सआई में बीच वाली वैल्यू, यदि समपद है तो एक्सआई में तो दोनों में बड़ा ए लेना है, यदि समपद है एक्सआई में यदि सम है, जब मैंने बताया ना 6 पद है, 6 पद में जो बीच के दो आएंगे तो उनमें से जो बड़ा होगा वही लेना है, ठीक है। एक्सआई मिड टर्म, वर्ग अंतराल, इंटरवल का योग करके आधा कर दो। एक्सआई कैसे निकलेगा भाई, जब हम मध्यमान निकालते हैं तो जैसे 10 से 20 है तो इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर दो तो वो हो जाएगा हमारा एक्सआई, ठीक है। माध्यिकम में जो है हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर निकालनी पड़ेगी, मतलब संचयी बारंबारता जरूर निकालनी पड़ेगी भैया, संचयी बारंबारता को जरूर निकालना है, तभी हमारा माध्यिका निकलेगा। यह है क्लास इंटरवल वाले डाटा में, जब हमें क्लासिफिकेशन डाटा दिया गया हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ ये फॉर्मूले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं। अब आते हैं 14 चैप्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है 14 चैप्टर। देखो प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE अपॉन NS, मतलब अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, PE होता है किसी घटना की प्रायिकता, और ये है नंबर ऑफ इवेंट जो फेवरेबल इवेंट है, और यह है नंबर ऑफ टोटल इवेंट, ओके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देख लो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, पेपर को कर दोगे आप जाते, इतना मुझे आप पे भरोसा हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार या 2 बार ये वीडियो रिवाइज करके जरूर देख लेना, ठीक है। तो पास में केवल कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, ओके। कोइन में हेड और टेल होता है, केवल या तो हेड आएगा या फिर टेल, हेड को सिर भी बोला जाता है, टेल को पुछ बोला जाता है, कहीं कहीं पे हेड की जगह चित लिख देंगे हिंदी में, और टेल की जगह पट लिख देंगे हिंदी वाले, ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश वाले तो हेड और टेल ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। आगे देखो, साथ साथ यहाँ भी देखते चलो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ शर्तें हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है आपको पक्का, प्रोबेबिलिटी की कुछ शर्तें हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर। इसका मतलब ये होता है P ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0, ओके, और लेस देन इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 होगी तो उसे कहेंगे अनिश्चित घटना, मतलब इनश्योर इवेंट, और अगर श्योर इवेंट है, कोई निश्चित घटना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। जैसे हमारे एक थैले में जो है कितनी लाल बॉल है, 5 कितनी है, रेड बॉल है, तो अगर इसमें से हम एक रेड बॉल है, तो अगर इसमें से कहीं नीली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो वो हो जाएगी 0, क्योंकि अनिश्चित घटना है। लेकिन अगर रेड की कहें तो श्योर इवेंट हो जाएगा, ठीक है, समझे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट
इसके बाद है अनिश्चित घटना, और निश्चित घटना तो ये होएगी अगर निगेटिव आता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या होती है, निगेटिव नहीं होती। एक से अधिक हो ही नहीं सकती, ना तो निगेटिव होगी ना एक से अधिक। जैसे 1.2, 1.3, 2, 4, 6, 8 ये नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमेशा ये होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा या 1 के बराबर। ठीक है, अब आते हैं ताश के पत्तों पर। इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ताश के पत्तों की पूरी डिटेल है आपके सामने। ठीक है, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ना लग रही हो तो कोई बात नहीं। ताश के पत्ते पान के देखो 13 पत्ते होते हैं, टोटल होते हैं 52 पत्ते। कितने होते हैं? 52। पान के मतलब हार्ट के होते हैं 13, ईंट मतलब डायमंड के होते हैं 13, चिड़ी मतलब क्लब्स के होते हैं 13, हुकुम मतलब स्पेड्स के होते हैं 13। ठीक है, 26 होते हैं, ये हो गए 26, 13 दूनी 26 और 26 हो गए ये। मतलब 2 ही कलर होंगे, एक तो रेड कलर होगा, एक होगा ब्लैक कलर। ठीक है, पूरी गड्डी में 2 कलर होंगे, रेड कलर और ब्लैक कलर। ठीक है, अब इसमें देखो फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड होते हैं भैया 12। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। 4 तो होते हैं बादशाह के, बादशाह को किंग बोला जाता है। 4 होते हैं बेगम के, बेगम को क्वीन बोला जाता है। गुलाम, गुलाम को जैक बोला जाता है। 4 पत्ते इसके होते हैं, तो ये होते हैं फेस वाले कार्ड। फेस होते हैं मतलब चित्र वाले, इनमें चित्र होता है। ठीक है, टोटल कितने हुए? 12 कार्ड। इक्के कितने होंगे? 4। इक्के कितने होंगे? 4। चारों में से एक एक। ठीक है, सभी का होगा। जोकर कितने होंगे? 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस टेबल को जो है जरूर याद करके जाना भैया, सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये सभी फॉर्मूले लर्न करने के बाद आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब भैया। और ये सारे फॉर्मूले हैं, एक बार वीडियो को रिवाइज करके स्पीड में देख लिया करो। अगर आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड में देख लिया करो, बढ़ा लिया करो, 1.5 कर लिया करो या फिर 2 कर लिया करो, जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से कर लिया करो। तो ये थे हमारे सारे के सारे मैथ के सारे कंप्लीट फॉर्मूले। ठीक है, तो आप जो है इन्हें बैठकर लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनसे बाहर अगर किसी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला अगर इनसे बाहर चला गया तो मुझे वीडियो पे कमेंट्स करना आके कि फॉर्मूला इनसे बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आपके, इन्हीं फॉर्मूलों, यही फॉर्मूले लगेंगे, उनमें एक भी फॉर्मूला बाहर से नहीं लग पाएगा। ये गारंटी है सोनू सर पीसीएम क्लासेस की। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। सोनू सर पीसीएम क्लासेस पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। ठीक है, और वीडियो करते हैं हम एंड यहीं पे। चैनल को लाइक कर देना भैया, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो जरूरी कर दियो। कमेंट्स बॉक्स में बताया करो कि क्या मतलब सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं, कुछ कमी हो तो बताओ यार, कमी दूर करेंगे उसे। ठीक है, चैनल को उठा दो सब। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।